कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। चलिए, आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे। इस समय हम लोग भारतीय भूगोल पढ़ रहे हैं। भारतीय भूगोल में हम लोग मतलब प्राकृतिक भूगोल देख चुके हैं, ठीक है। क्लाइमेट मतलब जलवायु भी उसमें सम्मिलित है, क्लाइमेट भी उसमें सम्मिलित है, ठीक है, मानसून। तो अब हम लोग फिजिकल मतलब इंडियन जियोग्राफी में जो फिजिकल वाला भाग था उसको कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग जो आज से पढ़ेंगे वो है आर्थिक भूगोल, ठीक है। इकोनॉमिक जियोग्राफी मतलब इंडियन जियोग्राफी में इकोनॉमिक वाला पार्ट देखेंगे, ठीक। तो इकोनॉमिक वाला हम कुछ देखेंगे। इससे पहले हम लोग क्या देखेंगे थोड़ा देख लेते हैं। इससे पहले हम लोग मतलब शुरुआत से सबसे पहले जो शुरू किए थे वो भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में शुरू किए थे। इसके बाद फिर हम लोग चट्टानों के बारे में, द्वीपों के बारे में, जैसे वो समाप्त हुआ फिर इसके बाद हम लोग हिमालय पर्वत के बारे में आए कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति कैसे हुई, फिर हिमालय पर्वत की विशेषताएं, फिर जो ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय जो ये हैं इनके बारे में विशेषताएं देखें। इसके बाद पूर्वोत्तर पहाड़ियों के बारे में देखें। पूर्वोत्तर पहाड़ी पर देखने के बाद हम लोग यहाँ आए पठारी वाले भाग में, यहाँ पहाड़ियाँ जितनी थी उनके बारे में मुख्य देख लिए। फिर इसके बाद जैसे ये कंप्लीट हुआ इसके बाद दर्रों के बारे में भी बात किए थे, सभी दर्रों के बारे में। फिर इसके बाद हम लोग देखे थे मैदानी भाग कि जो मैदान उत्तर भारत का मैदान उसके बारे में देखे थे। फिर इसके बाद हम लोग देखें कि नदियों के बारे में, तो नदियाँ टॉपिक पूरा पढ़े हैं, मतलब हिमालयी नदियाँ, प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ। फिर इसके बाद हम लोग मिट्टियाँ देखें, वनस्पतियाँ देखें, इससे पहले वाले में वनस्पतियाँ देखें और जलवायु देखें, ये सभी हम लोग देख चुके हैं। तो इससे पहले वाले आप वीडियो देखिएगा। तो इससे पहले जो टॉपिक चल रहा था वो वनस्पति था, वनस्पति अब कंप्लीट है। तो अब हम लोग आज शुरू कर रहे हैं थोड़ा सा इकोनॉमिक जो है इसका पार्ट, इकोनॉमिक वाला उसको शुरू करेंगे। लेकिन जो पृष्ठभूमि है जिस प्रकार सभी में देखें, जो भी शुरू करते थे कोई भी मतलब टॉपिक शुरू करते थे, जिस प्रकार पृष्ठभूमि देखते थे यहाँ भी थोड़ा बहुत पृष्ठभूमि देख के फिर देखेंगे अच्छे से, ठीक। तो पहले वाले वीडियो आप लोग देखेंगे, तो आप लोग पहले वाले वीडियो देख लीजिएगा फिर इसे शुरू करिएगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग आज देखेंगे, तो हम लोग देखेंगे जैसे हमको लोहा के बारे में देखना है, पेट्रोलियम गैस हो गया, बॉक्साइट के बारे में, ये सभी मतलब मैग्नीज के बारे में, इनके बारे में सब कुछ देखना है। मतलब इनकी सभी विशेषताएं, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ठीक। इनके मुख्य रूप से जो गुण हैं उनके बारे में, कहाँ कहाँ पाए जा रहे हैं, ये सभी चीज़ देखेंगे। इसको देखने से पहले ये सभी खनिज हैं, ये जो भी है, जैसे आप मैग्नीज देखेंगे तो वो क्या है, वो खनिज ही है। यहाँ तो खनिज है, तो खनिज क्या होता है मतलब हम लोग थोड़ा बहुत तो देखे ही हैं, लेकिन आज थोड़ा देख लेते हैं खनिज के बारे में। खनिज देखने के बाद फिर हम लोग एक एक उठाकर देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले बात यह है कि खनिज है क्या, इसके बारे में देख चुके हैं हम लोग। आप वीडियो पढ़ा हुआ खनिज के बारे में, आप लोग जब देखेंगे तो खनिज क्या है मतलब कार्बनिक तत्व है, एक प्रकार का ऐसा प्राकृतिक कार्बनिक या कार्बनिक तत्व है जिसका एक निश्चित रासायनिक संगठन होगा, निश्चित आणविक संरचना होगी और निश्चित भौतिक गुणधर्म होगा। उसे क्या कहेंगे, उसे खनिज कहते हैं। खनिज का मतलब जैसे लोहा या मैग्नीज है, तो इसका एक संरचना होगा, आणविक संरचना के बाद इसका एक रासायनिक गुणधर्म होगा और भौतिक गुणधर्म होगा। तो ये जो गुणधर्म है वही सब क्या कहलाते हैं, खनिज कहलाते हैं। खनिज मतलब लिखना जरूरी नहीं है कि ये क्या कहलाते हैं, लेकिन समझ गए ना। तो क्या है खनिज? खनिज एक ऐसा कार्बनिक तत्व है जो निश्चित आणविक संरचना, निश्चित रासायनिक संरचना तथा विशिष्ट गुणधर्म से युक्त होता है, उसे क्या कहते हैं, खनिज। चलिए आगे, चलिए। तो आप लोग इस तरह लिख लिए, मतलब लिख लिए का मतलब समझ गए ना। चलिए, ये दो प्रकार के होते हैं खनिज, एक होता है धात्विक खनिज और दूसरा होता है अधात्विक खनिज। तो खनिज तो इंक्लूड है, तो खनिज की विशेषता मतलब खनिज ही है। खनिज को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक है धात्विक खनिज और दूसरा अधात्विक। नाम से ही मालूम चल रहा है, ऐसा खनिज जिसमें धातु के अंश उपस्थित होंगे वो धात्विक खनिज कहलाते हैं। ऐसे खनिज जो अधात्विक मतलब जिसमें धातु के अंश नहीं होते वो क्या कहलाते हैं, अधात्विक खनिज।
तो कोई परेशानी नहीं। खनिज क्या होता है? खनिज तो जान ही गए। खनिज एक कार्बनिक तत्व होता है जिसका एक रासायनिक गुणधर्म होता है, मतलब निश्चित रासायनिक गुणधर्म, विशिष्ट भौतिक गुणधर्म तथा निश्चित आणविक संरचना होती है, खनिज कहलाता है। तो ये दो प्रकार के हैं, एक है धात्विक खनिज और दूसरा अधात्विक खनिज। ठीक, तो इसको क्या कहेंगे? जिसमें धातु के अंश उपस्थित होते हैं, मतलब जिस खनिज में, जिसमें मतलब जिस खनिज में धातु के अंश उपस्थित होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो है धात्विक खनिज। और ये क्या होंगे? जिसमें धातु के अंश नहीं होंगे, इसमें धातु के अंश नहीं होंगे। तो जिसमें धातु के अंश होंगे वो क्या होंगे? धात्विक खनिज। जिसमें धातु के खनिज नहीं होंगे वो अधात्विक खनिज। इसके जैसे एग्जांपल में आप क्या लिखेंगे? इसके एग्जाम जैसे कोयला है, कोयला अधात्विक खनिज है, इसमें धातु के अंश नहीं उपस्थित। जैसे इसमें पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस, ये सभी इसी में आएगा। प्राकृतिक गैस, चूना पत्थर, प्राकृतिक गैस, चूना पत्थर, तो लिखिए इत्यादि कर लीजिए, चूना पत्थर इत्यादि आदि। तो ऐसे खनिज जिसमें धातु के अंश उपस्थित नहीं होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अधात्विक खनिज। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और चूना पत्थर, तो ये है अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज जिसमें धातु के अंश उपस्थित होते हैं, एग्जाम्पल में इसमें क्या लिखेंगे? जैसे मैग्नीज, आप कोबाल्ट, निकिल, सोना चांदी, तांबा इत्यादि कर लीजिए। तो ये क्या है? इत्यादि, इति प्लस आदि। तो ये है धात्विक खनिज जिसमें धातु के अंश उपस्थित। धातु का मतलब ये हो गया जैसे विद्युत के सुचालक होंगे, चमकदार होंगे, ये सभी उसके एक रासायनिक गुणधर्म होगा तो वो धातु होता है। अधात्विक मतलब जो इसमें ये गुण नहीं उपस्थित नहीं होंगे, ज्यादा चमकदार नहीं होंगे, धातु के कुचालक होंगे, तो वो सब अधातु कहलाते हैं। तो धात्विक खनिज का मतलब जिसमें धातु के अंश उपस्थित होते हैं, जिसमें धातु के अंश मतलब अधातु होते हैं। तो उसमें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, चूना पत्थर ये सभी सम्मिलित होंगे। और धात्विक खनिज में जिसमें धातु के अंश उपस्थित होंगे ये सम्मिलित होंगे। तो धात्विक खनिज को भी दो भागों में डिवाइड किया गया। इसे रफ कर दें, इतना लिख लिए हैं, इतना पदार्थ पूरा लिख लीजिएगा, फिर इसे रफ करते हैं। चलिए देखिए, थोड़ा थोड़ा बता रहे थे कि हम लोग इसके बारे में देखे कहाँ, विश्व भूगोल जब पढ़ रहे थे, विश्व भूगोल में एक टॉपिक आया था चट्टाने। तो चट्टानों में खनिज पाए जाते हैं, चट्टानों में ही तो खनिज पाए जाते हैं। जब चट्टान में खनिज पाए जाते हैं तो वहाँ पास जब हम लोग चट्टान पढ़ रहे थे, अग्नेय चट्टाने पढ़े थे, केवल अभी अग्नेय चट्टाने देखें। अग्नेय चट्टानों जो पढ़ रहे थे उसमें उससे पहले हम लोग खनिज के बारे में बात किए थे, तो वहाँ पास ये चीज़ आया था, वहाँ पास विस्तार से देखे, तो आप लोग वहाँ देखिएगा। रफ करें ना, इसको रफ कर दें, इसको लिख लीजिएगा। तो धात्विक खनिज दो प्रकार के हैं। इसका जो पहला है वो है, इसको भी रफ कर दें, इतना लिख लिए होंगे। धात्विक खनिज अधात्विक लिख लिए हैं ना, बस इतना लिख लिए, तो इससे रफ भी करते हैं। ये हैं दो प्रकार के, जिसमें एक होता है लौह धात्विक खनिज, लौह धात्विक खनिज, अलौह धात्विक
मतलब जिसमें लोहे के अंश उपस्थित हो वो मुख्य रूप से किसमें आएगा, लौह खनिज में। जिसमें लोहे के अंश उपस्थित ना हो वो क्या कहलाएगा, वो अलौह धात्विक। तो लोहे के अंश उपस्थित होंगे तो लौह धात्विक, जो लोहे के अंश उपस्थित नहीं होंगे तो वो अलौह धात्विक। तो ये पहला हो गया, मतलब ए बी में कर लीजिए, ये हो गया बी अलौह धात्विक। इसमें वही आएगा जो अभी हम बताएं, निकिल इसी में आएगा। निकिल के बाद जैसे कोबाल्ट, इसमें धातु के अंश का मतलब लोहे के अंश उपस्थित होंगे। निकिल कोबाल्ट हो गया, वेनेडियम, मैग्नीज इत्यादि कर लीजिए, मैग्नीज इत्यादि ये हैं जिसमें धातु के अंश उपस्थित। जैसे इसमें सोना चांदी आ जाएंगे या नहीं, सोना चांदी, तांबा, तांबा में तो लोहे का अंश है नहीं, जस्ता, सीसा, ये सभी इसी में आते हैं, इत्यादि कर लीजिए। तो जिसमें लोहे के अंश उपस्थित होंगे वो धात्विक, धात्विक खनिज का मतलब समझ रहे हैं, जो इसमें धातु के अंश उपस्थित होंगे वो धात्विक खनिज, जिसमें अधात्विक खनिज वो होंगे जिसमें धातु के अंश उपस्थित नहीं होंगे। इसको दो भागों में फिर डिवाइड किया गया, एक लौह धात्विक, एक अलौह धात्विक। लौह धात्विक में जिसमें लोहे के अंश उपस्थित होंगे जैसे निकिल, कोबाल्ट, वेनेडियम, मैग्नीज इत्यादि। अलौह धात्विक हो गए जिसमें लोहे के अंश उपस्थित जैसे सोना चांदी, ठीक है, ये अलग तत्व तो मुख्य रूप से। तांबा हो गया, जस्ता, सीसा, ये सभी अलग है, वो जो अलौह धात्विक है। तो धात्विक एवं अधात्विक समझ लिए, ठीक। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे इसके बाद, जैसे हमको मैग्नीज पढ़ना है तो मैग्नीज उठा लेंगे, सोना पढ़ना है सोना उठा लेंगे, चांदी देखना है चांदी देखेंगे, तांबा हो गया, जस्ता, सीसा, ये सभी चीज हम एक एक करके उठाकर और उसकी विशेषताओं के बारे में, वो कहाँ स्थित है, इनका प्रयोग क्या होता है, ये सब हम लोग मतलब देख लेंगे एक एक करके, ठीक। चलिए तो इसको रफ कर दें, कोई परेशानी तो नहीं, चलिए। तो धात्विक अधात्विक समझ गए। तो अब क्या करेंगे, जैसे आधात्विक में हम लोग जो भी देखे हैं, पेट्रोलियम, कोयला, ये सब लोग ये जितने भी बताए गए हैं इनको अलग अलग रूप में देखना है। जैसे कोयला के बारे में हमको अलग पढ़ना है, कहाँ पाया जाता है, कैसे कैसे, 4 प्रकार के कोयले, मतलब 4 प्रकार के कोयले के रूप हैं। तो एंथ्रासाइट, मतलब एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट हो गया और पीट होता है, ये 4 प्रकार के होते हैं। तो उनके बारे में हम लोग देखेंगे, लेकिन ये समान रूप से हम देख रहे हैं, पृष्ठभूमि के लिए क्या आवश्यक है उसको समझने के लिए ये जरूरी है। हाँ चलिए रफ कर रहे हैं। तो इतना समझ लिए, तो इनके बारे में हम लोग एक एक करके देखेंगे। आज तो केवल सामान्य जानकारी है, इतना लिख लीजिएगा। तो खनिज हो गया। तो अब ये कहाँ पाए जाते हैं, मुख्य रूप से कुछ क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगर हम देखें तो भारत में जो ये खनिज पाए जाते हैं, भारत में खनिजों, हम लोग जैसे लोहा कहाँ कहाँ पाया जाता है इसके बारे में देखेंगे, एक एक क्षेत्र देखेंगे। खनिजों, भारत में खनिजों का वितरण, लेकिन मुख्य रूप से कहाँ, थोड़ा देख लेते हैं कहाँ पाया जाता है। मतलब वैसे नहीं देखेंगे स्थान विशेष पर, लेकिन उस पूरे क्षेत्र के बारे में बात कर ले रहे हैं। तो भारत में खनिजों का वितरण कहाँ कहाँ होता है इसके बारे में देखेंगे। तो जैसे सबसे पहले तो ये हो गया कि इस क्षेत्र पर, ये वाला जो, जैसे ये उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र, ये जो झारखंड, छत्तीसगढ़ वाला, और थोड़ा सा पश्चिमी मध्य प्रदेश, ये पूर्वी मध्य प्रदेश वाला भाग, ये वाले पूरे क्षेत्र पर सबसे ज्यादा जो खनिज की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है, सबसे ज्यादा यही क्षेत्र है। तो इसे क्या कहेंगे, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, ठीक। उत्तर पूर्वी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र खनिज की दृष्टि से सबसे धनी क्षेत्र है। खनिज की दृष्टि से सबसे धनी क्षेत्र, मतलब लोहा, कोयला, मैग्नीज, ये सभी लौह यस्क यहाँ पर सबसे ज्यादा जो पाया जाता है, कोयला पाया जाएगा, मैग्नीज हो गया, सीसा, जस्ता, ये सभी यहाँ पाया गया है। तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र का मतलब ये वाला क्षेत्र उत्तर है, और ये पूर्व है, उत्तर और पूर्व का क्षेत्र। तो ये क्या हो गया, मुख्य रूप से छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार, उड़ीसा पठार, उड़ीसा पठार, पश्चिम बंगाल का कुछ भाग, झारखंड,
झारखंड में मतलब छत्तीसगढ़ झारखंड में, तो ये छोटा नागपुर पठार आ ही जाएगा, वही छत्तीसगढ़। ये वाला क्षेत्र पर क्या होगा, पाया जाएगा उत्तर पूर्वी क्षेत्र। ये मुख्य रूप से यहाँ पास एक खनिज की दृष्टि से ये वाला क्षेत्र बहुत सबसे ज्यादा धनी है, खनिज की दृष्टि से सबसे धनी क्षेत्र। सबसे धनी क्षेत्र का मतलब यहाँ पास जो भी हम बात कर रहे थे ना, लोहे वोहे की बात, मैग्नीज की बात, यहाँ पास पाया जाता है कोबाल्ट निकेल, ये सभी चीज। तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र, छोटा नागपुर, पठार, उड़ीसा, पठार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ खनिज की दृष्टि से सबसे धनी क्षेत्र है। तो हम लोग ये अब नहीं देख रहे हैं कि ये क्षेत्र नहीं देखेंगे, हम लोग केवल ऐसे लिख ले रहे हैं क्योंकि हम जब लोहे के बारे में बात करेंगे तो पूरा क्षेत्र देखना है। समान रूप से हम देख लेते हैं किस किस क्षेत्र पर है। जैसे एक क्षेत्र ये हो गया, एक हो गया ये मध्यवर्ती जो पेटी है, एक जैसे हिमालय वाली पेटी हो गए, एक ये हो गया पश्चिम उत्तर और पश्चिम वाला क्षेत्र हो गया, एक ये दक्षिण वाली पेटी हो गया, ठीक है, एक दक्षिण पश्चिम वाली पेटी हो गया, एक ये जो हिंद महासागर का तटीय क्षेत्र है, ये सब देख रहे हैं, बंगाल की खाड़ी और ये अरब सागर, इसका तटीय क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये सभी क्षेत्र हैं जो एक संपूर्ण रूप से देख लिया गया। फिर इन्हीं क्षेत्र में कुछ कुछ स्थानों पर जो पाया जाता है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, लोहा, ये जहां पर पाया जाएगा उसके बारे में हम लोग देख लेंगे। तो अब हम इस तरह बताएंगे नहीं, क्षेत्र बता दिया जाएगा लेकिन उस तरह नहीं उठाएंगे। चलिए, समझ रहे हैं ना आप लोग, ये सब हम लोग आगे देखना ही है। तो दूसरा क्षेत्र जैसे आप लोग ये लिखिए, मध्यवर्ती वाला भाग, मध्यवर्ती भाग या पेटी, कुछ भी कहें। तो इसमें कौन सा भाग सम्मिलित होगा? अब मध्यवर्ती की बात हो रही तो इसका मतलब ये मध्य प्रदेश वाला भाग सम्मिलित हो जाएगा। और ये महाराष्ट्र है, इसका पूर्वी वाला भाग, यहाँ तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश वाला, ये वाला जो भाग होगा वो किसमें सम्मिलित होगा? तो मध्यवर्ती भाग। तो यहाँ एक पेटी ये हो गया कि इसमें बांट दिया गया कि इस क्षेत्र में पाया जाएगा। ये मुख्य रूप से शील्ड वाला भाग है, शील्ड, और ये है गोंडवाना वाला भाग, ठीक है। तीसरा जो है, अब आप ये देख लिए, जैसे ये हो गया एक ही भाग, तो ये वाला पूरा क्षेत्र, एक भाग ये पूरा क्षेत्र हो गया। अब देखिए, एक ये भाग हो गया, अब एक यहाँ पास पाया जाता है जिसे क्या कहेंगे? दक्षिण। दक्षिण का मतलब ये है दक्षिण वाला भाग, और पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम पठारी भाग। इसमें गोवा, कर्नाटक वाला भाग, कुछ भाग कर्नाटक का, केरल वाला कुछ भाग और तमिलनाडु के, ये सब मिलकर क्या होंगे? ये दक्षिण पश्चिम पठारी भाग बनाएंगे। कोई परेशानी तो नहीं। चलिए चौथा देख लेते हैं। मतलब ये यहाँ पर जो खनिज पाए जाएंगे, ये खनिज के बारे में हम लोग सब देखेंगे, लेकिन ये क्षेत्र हम विशेष रूप से देख रहे हैं। तो अब एक जो क्षेत्र है ये हो गया, ये उत्तर पश्चिम वाला भाग, गुजरात और राजस्थान वाला भाग, गुजरात और राजस्थान। जिप्सम उत्सम, जैसे इस क्षेत्र में जिप्सम हो गया और ये सब पाया जाता है। चूना पत्थर, उत्तर पश्चिम भाग। पांचवा जैसे ये दक्षिण वाला भाग, मुख्य रूप से दक्षिण भाग में, जो दक्षिण भाग में मुख्य रूप से कर्नाटक का पठार सम्मिलित है, ठीक, कर्नाटक, इसको हम अलग से देखेंगे, कर्नाटक का पूरा पठार, मतलब ये भी बहुत रिच है। और छठा अगर देखना चाहें तो ये हिमालय वाला भाग आप देख रहे हैं, ठीक, तो एक हिमालय वाला भाग, हिमालय वाले भाग में भी पाया जाता है खनिज। मतलब इतना धनी, तो जितना धनी पठारी भाग है उतना धनी वो है नहीं। क्यों नहीं है, इसके बारे में हम देखेंगे। हिमालय वाला भाग, और एक भाग हो जाएगा ये जो तटीय क्षेत्र में देख रहे हैं ना, पेट्रोलियम क्या हो गया? तटीय क्षेत्र पर ही ज्यादा मिल रहा है, ठीक। तो दूसरा हो गया कि अपतटीय क्षेत्र, जिसे अपतटीय क्षेत्र, अपतटीय क्षेत्र। तो इतने क्षेत्र हमको देखने, ये मुख्य रूप से क्या, जैसे ये हो गया शील्ड गोंडवाना, ये भी गोंडवाना वाला भाग ही है। और ये जो क्षेत्र है इसको हम मान लेंगे, जैसे ये जो समुद्र वाला भाग है ना, किनारे किनारे वाले, तो इसे से प्रभावित वाला क्षेत्र हो जाएगा, ठीक। तो ये मुख्य रूप से हम भाग देखेंगे जहां पास खनिज पाए जाते हैं। तो कुछ भाग देख लिए। चलिए,
हिमालय वाले भाग में ये वाला पूरा क्षेत्र सम्मिलित है। ठीक, ये हिमालय से मतलब इधर भी कुछ पाया जाता है, कुछ इधर, मतलब उतना धनी नहीं है। यहाँ हम देखेंगे जो जम्मू कश्मीर है, मतलब लद्दाख वाले क्षेत्र, वहाँ पास कोयला पाया जाता है, मतलब सबसे अच्छा प्रकार का एंथ्रासाइट वाला कोयला। तो हम देखेंगे आप बिल्कुल, आप तटीय क्षेत्र में पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम हो गया गैस, मतलब पेट्रोलियम जहाँ होगा वहाँ पास गैस मुख्य रूप से होती है, तो वो क्षेत्र पाया जाता है। हिमालय वाला भाग, दक्षिणी कर्नाटक का पठार, सोना वोना पाया जाता है यहाँ पास, आप जानते हैं कोलार की खान। उत्तर पश्चिम वाला भाग, यहाँ पास आप जानते हैं कि मतलब बलुआ पत्थर जो हो गया यहीं पास पाया गया। ठीक है, जिप्सम हो गया, ये सब यहीं पाया गया, गुजरात वाला और राजस्थान वाला क्षेत्र। दक्षिण पश्चिम पठार में मतलब ईस्ट वाले पूरा गोवा वाले क्षेत्र और ये वाले क्षेत्र लाहौल भी पाया जाता है, मैग्नीज पाया गया, तो इस वाले क्षेत्र। मध्यवर्ती भाग में भी यही स्थिति है, और उत्तर पूर्वी क्षेत्र का मतलब ये वाला क्षेत्र। तो पूरा क्षेत्र समझ में आ गया। ठीक, तो ये वाला क्षेत्र मतलब मुख्य रूप से उत्तर भारत वाला क्षेत्र बचता है थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पास खनिज मतलब नहीं पाया जाता। तो इतना भाग हम लोग देख लिए। अब इसी में से मतलब एक क्षेत्र उठाएंगे और एक क्षेत्र में जो जो खनिज पाया जाएगा उसके बारे में हम देख लेंगे। जैसे लोहा उठाएं, फिर लोहा के बारे में धीरे धीरे सब एक तरह से देख लेंगे। ठीक है, चलिए, तो इतना ही था। अब हम कल जो शुरू करेंगे वो होगा लौह अयस्क के बारे में, लोहे के बारे में शुरू करेंगे। लौह अयस्क के बारे में पाया जाए देखेंगे। लौह अयस्क का मतलब ये होगा लोहा, तो बाद में मतलब लौह अयस्क हुआ, फिर उसकी सारी अशुद्धियां निकाल कर फिर लोहा बनाया जाता है ना। पहले तो वो अशुद्ध रूप से ही लौह अयस्क के रूप में ही मिलता है, तो उसी के बारे में हम लोग देखेंगे। कल जो हमारा टॉपिक होगा वो लोहे के बारे में, लौह अयस्क के बारे में होगा। कोई परेशानी तो नहीं, इतना लिख लिए, समझ में आया? आप लोग बता दीजिएगा कैसा लगा। और इससे पहले वाले वीडियो वनस्पतियाँ, मृदा, जलवायु, मानसून को प्रभावित करने वाले, उससे पहले नदियाँ, मिट्टी, ये सभी आप देख लीजिएगा। चलें आगे, चलिए कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है, ओके है।